और जो है हमारे साथी जो आपके क्षेत्र के हैं मिस्टर शक्ति सर, जिनके हौसले की जो है मैं तारीफ करूं, कितनी भी तारीफ करूं तो कम है। क्योंकि देखिए आजकल किसी भी व्यक्ति के पास जो है अपने आप को इतना ग्रेट समझता है कि उसे करोड़ों रुपए की बात तो समझ में नहीं आती है, लाखों में ही उलझा रहता है। तो मैं चाहूँगा कि किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले वो महफिल ही क्या, जिसमें वो पूजा ही क्या जिसमें थाली ना हो, और वो महफिल ही क्या जिसमें ताली ना हो। तो एक चाहूँगा कि जोरदार तालियां हमारे शक्ति सर के लिए, और जिस चीज़ के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। कुछ लोग पुराने हैं, मीथर के बारे में जानते हैं, लेकिन ये मीथर में आज ये मीथर क्या है उसके बारे में जो नए लोग हैं, मीथर क्या क्या दे सकता है और क्या जानकारी दे सकता है, हम चाहेंगे कि शक्ति सर के लिए एक बार और जोरदार तालियां, ताकि दिल दिमाग खोल करके तालियां बजाएं। डॉक्टर साहब थैंक यू। डॉक्टर साहब भोपाल से आए हैं स्पेशली इस इवेंट को शामिल करने के लिए। मीथर में ऑलरेडी सर इन्वेस्टेड है बहुत टाइम से, और सर ने काफी सारा अमाउंट, आई थिंक मोर देन 13 लाख रुपीस करीब सर ने विड्रॉ किया है। तो सर ने करीब 3 लाख कितना निवेश किया था? सर मैंने 2.5 लाख निवेश किया था, 3 लाख रुपए। हाँ। और लगभग जो है इस सिस्टम से 13-1 लाख रुपए ले चुका हूँ। ओके, मतलब अपने इन्वेस्टमेंट का भी और वर्किंग करके। ओके, चलो सर थैंक यू। सर के लिए जोरदार तालियां। जानते हैं कुछ लोग, मुझे नहीं जानते हैं, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम शक्तिपाल है, बाय एजुकेशन मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं, और पिछले करीब 10 सालों से मैं अपना वर्कशॉप रन कर रहा हूं, ऑटोमोबाइल कार रिपेयरिंग वर्कशॉप चलाता हूं। और पिछले स्टार्टिंग के 2-3 साल को अगर छोड़ दिया जाए तो तकरीबन 2015 से मैं प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है मेरा। कोविड के कुछ 1-2 महीने 2-4 महीने छोड़ दिया जाए, उसके अलावा सारे महीने 2015 से अभी तक हम लोग 100% प्रॉफिटेबल है। ईच एंड एवरी मंथ हमारा प्रॉफिट ही हुआ है। 18 लोग की टीम को मैं लीड करता हूं, और उसके बाद भी ये इंडस्ट्री ने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि इतना ह्यूज रिटर्न, जो कि झूठा लगता है, समझ में नहीं आता है कि ऐसा कहीं हो भी सकता है क्या। क्योंकि करंट जितने भी सिनेरियोज हम लोग जानते हैं इन्वेस्टमेंट के, चाहे वो आपका एफडी हो, चाहे वो आपका बैंक्स में जितने क्या होते हैं उसको म्यूचुअल फंड हुआ, और भी एसआईपीज हो गए, ये सारी चीजें जितने हम जानते हैं, इससे भी ज्यादा ह्यूज प्रॉफिट इस इंडस्ट्री ने हमको दिया है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। आज हम लोग फ्यूचर को देखने वाले हैं। अगले 5 साल, अगले 10 साल में अपने वर्ल्ड में क्या क्या टेक्नोलॉजी चेंज करने वाली है, उसको आज हम समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग ध्यान से सर थोड़ा फोकस आप मेरे पे दीजिए। आप देखेंगे आपके तो आने वाले 2 घंटे जो मैं आपसे लिया हूं, जो आप टाइम निकाल के, कहां से, मऊ से आप आ रहे हैं ना सर, जहां से भी आ रहे हैं आप लोग टाइम निकाल के, सबके पास टाइम क्या लिमिटेड है, टाइम एक लिमिटेड कमोडिटी है, टाइम सबके पास लिमिटेड है। फिर भी सब लोग 2 घंटे निकाल के, सर भोपाल से आए हैं, सर ऑलरेडी अपना काम छोड़ के आए हैं, डॉक्टर साहब अपनी डॉक्टरी को साइड में रख के यहाँ पर हमारे पास हैं, तो सब लोग अपना अपना इंपॉर्टेंट टाइम निकाल के यहाँ पर आए हैं। तो कोशिश करें कि हम लोग फोकस होकर के एक चीज को समझने की कोशिश करें कि जिसके बारे में मैं आपको बात करने वाला हूं। आज का प्रेजेंटेशन को मैं शॉर्ट में ब्रीफ कर दूं। पहले हम लोग बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में, मनी के बारे में, करेंसी के बारे में, फिएट करेंसी, ब्लॉकचेन ये क्या है। इसके बाद हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी क्यों इतनी फेमस हो रही है, क्या पोटेंशियल रखती है, क्यों लोग इसमें इन्वेस्टेड है, क्यों पूरी दुनिया इस टेक्नोलॉजी के पीछे पागल सी हो रखी है, तो इसको समझना है। क्यों मीथर, इसके बाद हम बात करेंगे मीथर आईटीएस, जिसको मैं प्रमोट करने के लिए यहां पर आया हूं। तो मीथर ऐसा यूनिक क्या है मीथर के पास कि मुझे उसको एफिलिएशन करने पर मजबूर होना पड़ा। ऑलरेडी वर्कशॉप सक्सेसफुली चलाने के बाद भी मुझे यहां पर आना पड़ा आप लोग को मीथर समझाने के लिए, क्योंकि
देखिए कम्युनिटी जितनी है, जो मेरी कम्युनिटी है उसको तो मैं कम से कम बता ही सकता हूँ। आज क्या है कि मुझे फोर्सफुली करना पड़ रहा है लोगों को बुलाने के लिए कि लोग यहाँ पे आएंगे। देखना 2030 आते आते आप इस इंडस्ट्री का पार्ट बन जाएंगे। 2030 आते आते आपको, जैसे व्हाट्सएप के बारे में आपको जानकारी नहीं थी, फेसबुक के बारे में जानकारी नहीं थी, अगर आपको किसी ने बताया होता कि व्हाट्सएप में कुछ इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि कंज्यूमर तो हम ऑलरेडी बन ही गए, लगभग पूरा वर्ल्ड व्हाट्सएप को यूज कर रहा है, तो कंज्यूमर तो हम उसके बन ही गए हैं। लेकिन क्या हमने व्हाट्सएप से कुछ पैसा कमाया? क्या हमने फेसबुक से कुछ पैसा कमाया? यूट्यूब से कुछ पैसा कमाया? हमें कोई बताने वाला ही नहीं था, हमें कोई समझाने वाला नहीं था, या हम जिस फील्ड प्रोफेशन में, जिस फील्ड में थे उसमें हमें ये बताया नहीं गया कि इन्वेस्टमेंट की ये पावर है। इन्वेस्टमेंट करने से आप अपने रिटर्न को कितना ह्यूज अमाउंट पे कन्वर्ट कर सकते हैं, कितना ह्यूज अमाउंट पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एप्पल का फोन हर कोई खरीदना चाहता है सर, एप्पल का फोन हर कोई खरीदना चाहता है, हर किसी की ख्वाहिश होती है कि 1 लाख रुपए का फोन ले लें, लेकिन कभी कोई इन्वेस्टमेंट की नहीं सोचता कि एप्पल के शेयर्स कुछ खरीद लें। हाँ, तो एप्पल के शेयर्स लोग नहीं खरीदते, एप्पल के फोन खरीदने में विश्वास करते हैं। ये क्या होता है कि हम लोग इंडिया में जितने भी लोग हैं ना, बहुत सारे लोग शो ऑफ की जिंदगी जीते हैं क्योंकि इन्वेस्टमेंट को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। देखिए जिंदगी सबके पास बराबर मिली है, हम कितनी कम समय में कितना ज्यादा रिटर्न ले सकते हैं, कितना ज्यादा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि टाइम सबके पास लिमिटेड है। आप याद करिए, जब से इस मानव सभ्यता का आविष्कार हुआ, जब से हम इस धरती पे आए हैं, और हमने देखा है कि 2-3-4 चीजें है ना, बहुत हमारी जिंदगी को, मतलब हमारे मानव सभ्यता को चेंज करके रखा है। जैसे पहले हम बात करें, सबसे पहला आविष्कार कि हम लोग बोलना सीख गए। जो मानव सभ्यता जब से चालू हुई है, हम आदि मानव से कन्वर्ट हुए ना, तो हम बोलना सीख गए, फिर हम लिखना सीख गए, दूसरा आविष्कार। तीसरा आविष्कार, हम लेन देन सीख गए। आज की तारीख में भी अगर हम देखें तो एक बंदर को भी देखें ना, तो वो जानता है कि हम केले देंगे बदले में ये देगा। एक छोटा बच्चा जो पैदा होता है ना, उसको भी हमें पता है कि अगर हम उसको ये चीज दिखाएंगे तो वो उसके बदले में, उसके हाथ में जो अगर लेना है हमको, हम उसको ये दिखाएंगे तो ये क्या है? मोड ऑफ ट्रांजेक्शन। ये क्या है? मोड ऑफ ट्रांजेक्शन। तो मोड ऑफ ट्रांजेक्शन जो है ना, जितनी पुरानी मानव सभ्यता, लगभग वहां से हम कह सकते हैं कि लेन देन की शुरुआत तब से हुई है। उसके बाद चौथा आविष्कार जो है वो 1992-1993 के आसपास हुआ है, वो हुआ है इंटरनेट का आविष्कार। 1993 के पहले, आज कल्पना करना मुश्किल है कि 30 साल पहले, या करीब 30 साल ही हुए शायद, 2024, करीब 32 साल पहले इंटरनेट इस धरती पे था ही नहीं। 30-35 साल पहले इंटरनेट नाम की कोई चीज ही नहीं थी दुनिया में, दुनिया उसके बगैर भी चल रही थी। लेकिन आज हमने देखा कि इंटरनेट के बगैर क्या हमारा एक भी दिन गुजर सकता है? एक जगह मैं न्यूज में पढ़ रहा था अभी कुछ महीने पहले या कुछ हफ्ते पहले, उसमें यह लिखा हुआ था कि अगर 10 मिनट इंटरनेट बंद हो गया तो दुनिया में तबाही आ जाएगी। सारी हमारी एयरलाइन सिस्टम, हमारी ट्रेन सिस्टम, हमारे गवर्नमेंट, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत कुछ है ना, इंटरनेट पे डिपेंड हो गया है। तो इंटरनेट एक बड़ा आविष्कार मानव सभ्यता के अंदर जो 1992-93 में हमने देखा है। इसके बाद इंटरनेट अब वापस करवट बदल रहा है, वापस टेक्नोलॉजी बदल रही है, इंटरनेट अपने आप को अपग्रेड कर रहा है। किस फॉर्म में? ये इंडस्ट्री के फॉर्म में। ये इंडस्ट्री कौन सी है? मैं बात क्रिप्टो करेंसी की नहीं कर रहा हूं यहां मैं टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं। यहां पर बात कर रहा हूं मैं ब्लॉकचेन की। ब्लॉकचेन ही वो तकनीक है जो इंटरनेट को बदल के रख देगी, इंटरनेट का स्वरूप बदल देगी। यानी इंटरनेट को, जैसे आप इस तरह समझिए, क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन का एक पार्ट है। मैं आज जिस इंडस्ट्री की बात करने वाला हूं, वेब 3.0 यानी इंटरनेट का तीसरा चरण, जिसको हम लोग ग्रेड वाइज डिसाइड करें तो ये तीसरा चरण है इंटरनेट का। इंटरनेट के तीसरे चरण में बहुत बड़े सारे प्रोजेक्ट आएंगे, उसमें जो मेन फंडामेंटल है वो है ब्लॉकचेन, क्योंकि ब्लॉकचेन ही वो तकनीक है जिसमें पूरी दुनिया आने वाली है। हम अपने बिजनेसेस को ब्लॉकचेन पे लाने वाले हैं, गवर्नमेंट ब्लॉकचेन पे आने वाले, सारे बैंक ब्लॉकचेन पे आने वाले हैं। हम जैसे व्हाट्सएप को यूज कर रहे हैं, ऐसे ही हम एज ए कंज्यूमर ब्लॉकचेन को यूज करने वाले हैं आने वाले कुछ सालों में, कुछ समय में। तो हमें समझना है ब्लॉकचेन क्या है, और ब्लॉकचेन पे बेस है क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी के प्राइजेस में मूवमेंट आपने देखा होगा, आज बहुत बड़ा मूवमेंट हो रहा है। आज से 5 साल पहले, जो 6 साल पहले जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुए थे ना, उनकी वर्थ की अगर बात करी जाए तो वो बिलियंस में कन्वर्ट हो चुके हैं, बिलियंस में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो आज का प्रेजेंटेशन जो मैंने आपको बताया, पहले हम बात कर रहे हैं मनी की, पहले हम बात करने वाले थे मनी की, इंट्रोडक्शन किया, उसके बाद फिर मीथर आइडियाज के बारे में हम लोग आएंगे,
मेरे ख्याल से ये सेशन अपना 2 घंटे का हो जाएगा, लगभग सारे इवेंट कवर करते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि शॉर्ट टर्म में ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको दे पाऊं, फिर भी थोड़ा जल्दी से शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने चारों पांचों आविष्कार के बारे में बताया, लेकिन आपको थोड़ा सा है ना क्रिप्टो करेंसी समझाने से पहले, मेटावर्स समझाने से पहले, वेब 3.2 समझाने से पहले आपको पहले बेसिक समझना पड़ेगा। तो पहले बेसिक समझते हैं हमको। मनी, व्हाट इज मनी? कोई बताना चाहे मनी क्या है? पैसा, लेन देन क्या है? मनी इज अ फॉर्म ऑफ एक्सचेंज वैल्यूज। डॉक्टर साहब कुछ बताना चाहेंगे? व्हाट इज मनी? बताइए कि एक्सचेंज आप। इसके अलावा भी मनी के और भी रूप हैं। बार्टर भी होता है, बार्टर भी होता है। हाँ, बार्टर सिस्टम है, वो फॉर्म है, मतलब मनी का एक फॉर्म है। मनी क्या है उसको समझना पड़ेगा। मनी इज अ मीडियम ऑफ, इंग्लिश में लिखा हुआ है उसको हिंदी में, मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब मनी लेन देन करने का एक तरीका है। यूनिट ऑफ अकाउंट्स, यूनिट ऑफ अकाउंट्स मतलब किसी चीज की वैल्यू हम मनी से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे जैसे मनी डिविजिबल भी है। अगर मान लेते हैं कि हमको एक टी शर्ट खरीदनी है, टी शर्ट की प्राइस है 500 रुपए, अगर 10 टी शर्ट खरीदी है तो हम इन टर्म्स ऑफ मनी को कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी अकाउंटेबिलिटी कर सकते हैं। तो मनी इज अ यूनिट ऑफ अकाउंट एंड मनी इज स्टोर ऑफ वैल्यूज। स्टोर ऑफ वैल्यूज मींस वो अपने आप में वैल्यू चीज रखता है, मनी वैल्यू रखता है। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है, आप ज्यादा वैल्यूएबल इंसान कहलाएंगे। तो मनी इज ए स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी के 3 फंडामेंटल जो मैंने आपको बताए हैं, ये बिल्कुल बेस है। आपको इसको क्रिप्टो करेंसी को समझना है, उससे ह्यूज अमाउंट बुक करना है, तो आपको पहले ये बेसिक समझने पड़ेंगे। देखिए, क्रिप्टो करेंसी का कोड ऑफ कंडक्ट क्या है ना, वो समझते नहीं है लोग। कोड ऑफ कंडक्ट, आज हम क्यों आ रहे हैं, आज हम मीथर में या क्रिप्टो करेंसी में क्यों निवेश कर रहे हैं? कि सिर्फ 1 का 2 करने के लिए, 2 का 5 करने के लिए। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये 2 का 5 या 2 का 4 कर रहे हैं, जो हम लोग करने के बारे में सोच रहे हैं, केवल हमारी सोच यहीं तक ही जा रही है। इसके आगे की हम पिक्चर देख ही नहीं पा रहे हैं। आपको उसके आगे का देखना पड़ेगा। क्या हो रहा है? ज्यादा से ज्यादा 2 का 5, 2 का 10, 2 का 50, 2 का 100, हम इतना ही सोच पा रहे हैं। कि हम ये अभी भी नहीं सोच पा रहे हैं कि क्रिप्टो का कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, इसका मतलब क्या है, इसकी जरूरत क्या है। बहुत सारी प्रॉब्लम को आप समझेंगे इसमें। देखिए, शॉर्ट में फटाफट करते हैं। ये सब लोग जानते हैं, सब लोग समझते हैं कि मनी के बहुत सारे रूप आए। जब से कुछ लोगों से अगर मैं पूछूं कि लेन देन कब से शुरुआत हुई, कुछ आइडिया फिरदौस भाई? कुछ बताइए, जब से लेन देन अपन शुरुआत हुई, अपनों क्या लगता है कितने साल पहले से अपन लेन देन कर रहे हैं? राजा महाराजाओं के सालों में, फिल्मों में देखा है लोग, अली बाबा की स्टोरी देखते थे, सोने गोल्ड से अपन लेन देन करते थे। तो कितने पुराना हो सकता है, कैसी अंदाजा? कुछ भी आप बताना चाहें? सिविलाइजेशन होती तब से होगा, जब से धातु के सिक्के वगैरह चले, बार्टर सिस्टम सबसे पहले चला। चीजों के बदले चीजें देते थे। नहीं, वो तो समझ में आ रहा है, मैं साल की बात कर रहा हूँ। कितने साल पहले? 100 साल मान लें। 100 साल तो अभी हो गया सर। जब से शुरू हुआ होगा, जब से ही होगा। मैं जहां तक, हाँ नहीं सर, इसका आंसर ये है कि जब से इंसान ने जन्म लिया है ना, तब से हम लेन देन कर रहे हैं। फॉर्म अलग अलग है, फॉर्म अलग अलग है। बार्टर सिस्टम के पहले भी बहुत सारे लोगों का लेन देन करते थे, तो लोगों को लगा चीजों के बदले चीजें दे रहे हैं। लेकिन इसमें ही बहुत कुछ कमियां थी, जिसके बाद हम फिर गोल्ड पे आए। इसमें कमी क्या थी कि हमें अगर चाहिए कुछ और चीज, हमें कंज्यूमर वैसा आदमी ढूंढना पड़ता था मार्केट में जाकर के, कि जिसके पास वो वैल्यू जो हमें चाहिए वो उसके पास हो। तो ये कमी थी, इसमें ढूंढने वाली बड़ी समस्या थी। फिर हम आ गए गोल्ड पे, गोल्ड से हम ट्रेड करने लगे, गोल्ड से लेन देन करने लगे। उसके बाद हम आ गए मेटल कॉइन्स में। देखिए, गोल्ड में भी कुछ कमी थी, डिविजिबल नहीं था, उसको ले जाना इजी नहीं था, ठीक है, सिक्योरिटी इशू थे। फिर हम आ गए मेटल कॉइन्स पे। मेटल कॉइन्स में भी बहुत सारे इश्यूज आए, तो फिर हम आ गए पेपर मनी पे। लाइट वेट था, मेटल कॉइन्स को ट्रांसपोर्ट करना बड़ा दिक्कत वाला काम था, तो हम आ गए पेपर मनी पे। फिर हम आ गए प्लास्टिक, फिर हम आ गए प्लास्टिक पे, प्लास्टिक कार्ड्स पे, इलेक्ट्रॉनिक मनी पे। आज हम लोग करीब इंडिया के 83 करोड़ लोग यूपीआई ट्रांजैक्शन का यूज कर रहे हैं, लगभग 83 करोड़ रुपए, क्योंकि जितने बैंक धारक है लगभग सभी लोग अपने फोन पे, गूगल पे अकाउंट चला रहे हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 80 करोड़ या 83 करोड़ लोग यूपीआई से लेन देन करते हैं। बैंक ट्रांजैक्शन जो है ना, वो टेक्नोलॉजी वाइज करने लग गए। इतने सारे चीजों के बाद अपने पास आज की तारीख में, आज की सिनेरियो में अगर हम बात करें, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मनी के लिए यूपीआई ट्रांजैक्शन है, प्लास्टिक कार्ड भी है,
हमारे पास पेपर मनी भी है, सिक्के भी चल रहे हैं कुछ। फिर क्या जरूरत थी ऐसी कि हमें इसके अलावा भी कुछ सोचना पड़ रहा है? देश के लोगों को, विदेश के लोगों को, या यूं कहिए कि मानव सभ्यता को क्या ऐसी जरूरत पड़ी, इसके आगे भी सोचना पड़ रहा है। तो वो है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो का मतलब क्या होता है? क्रिप्टो का मतलब होता है सीक्रेट, ऐसी करेंसी जो कि सीक्रेट है। इसको इसलिए सोचना पड़ रहा है कि ऑल ओवर वर्ल्ड की सब देशों की अलग अलग करेंसी है, तो पूरे वर्ल्ड को एक करेंसी में डाला जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला सर ने। सर के लिए ताली हो जाए। देखिए क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत, जो जनक जिसे कहा जाता है ना, वो है सातोशी नाकामोटो। नाम सुना हो कभी आपने? जो बिटकॉइन के संस्थापक हैं, जिन्होंने बिटकॉइन को ब्लॉकचेन पे लेके आए। देखिए ब्लॉकचेन 1992-93 में बने थे, उसका यूज केस नहीं बना था कि किसको कैसे यूज करेंगे। बिटकॉइन ने केवल इसका यूज बना दिया। बिल्कुल। सातोशी नाकामोटो जो है ना, उनके बारे में एक साइंटिस्ट थे, जापानीज साइंटिस्ट है, उन्होंने इसका आविष्कार किया बिटकॉइन। उन्होंने ऐसा लिखा है, अगर आप कॉइन मार्केट कैप पे जाकर के बिटकॉइन का जब आप पेज ओपन करेंगे, वहां पर आप देखेंगे इसका व्हाइट पेपर, जब आप उसको पढ़ेंगे ना, तो आपका दिमाग काम करना बंद। आप उसको पढ़ेंगे, इंग्लिश में लिखा, अगर समझ पाए तो उसको पढ़िएगा, तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा कि ऐसा भी मोड ऑफ ट्रांजैक्शन है जो कि सरकार से भी परे है, सरकार से भी ऊपर है, इतना ज्यादा क्लियर है, इतना ज्यादा ट्रांसपेरेंट है कि सरकार से भी ज्यादा भरोसा हम उस पर कर सकते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी। तो हमको क्रिप्टो करेंसी पे आना पड़ा। आने वाले कुछ सालों में अगर हम बात करें 2030-2032 तक, अगर हम उस लेवल तक सोच पा रहे हैं, तो आप देखेंगे क्रिप्टो करेंसी के एज ए कंज्यूमर, एज ए यूजर, एज ए होल्डर पूरी दुनिया में कई गुना बढ़ जाएंगे। या यूं कह लीजिए 800 करोड़ की जनसंख्या में 600-700 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो क्रिप्टो को एज ए एसेट बाय करके अपने पास रख रहे होंगे। और हम आज ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, डॉक्टर साहब इन्वेस्टेड हैं, सर इन्वेस्टेड हैं, श्रीकांत सर इन्वेस्टेड हैं, हम सभी लोग इसमें पहले ही इन्वेस्टेड हैं। तो हम कितना बड़ा प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। दूसरी चीज, एक और इससे बड़ी चीज मैं बताने वाला हूं आपको। अगर हम क्रिप्टो करेंसी को रखते हैं, मान लेते हैं रख लिया हमने, हम इसके बारे में ये ना विचार करें कि हमें इसको कन्वर्ट करना है आईएनआर में। अभी हम सोच रहे हैं, लेकिन अगर हम सोचते हैं थोड़ी देर के लिए कि मोड ऑफ ट्रांजैक्शन ही तो पर्पस है, हम पैसे का क्या करेंगे? हम उसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं, तो उसका हम करेंगे क्या? लेन देन ही करेंगे। मोड ऑफ ट्रांजैक्शन तो क्रिप्टो ही खुद मोड ऑफ ट्रांजैक्शन हो जाएगा। यानी कि ये जो करेंसी है, आज हमारे रुपए की जो वैल्यू बढ़ रही है, उससे कई गुना तेज हमने रुपए को कन्वर्ट कर दिया किसमें? क्रिप्टो में। हमने क्रिप्टो के एसेट परचेज करके रख लिए और क्रिप्टो ही चलन में आ गया, क्योंकि आने वाले समय में ये होने वाला है। हमें क्या चाहिए? सब्जी भाजी, दाल चावल, कार, घर, मकान, जो भी जमीन खरीदना, अगर इसका लेन देन ही क्रिप्टो में होने लग गया, तो हमें आईएनआर में कन्वर्ट करने की जरूरत क्या है? सही बात। जरूरत क्या है? तो ये है यूज केस। ये बात की पिक्चर अगर मैं दिखाना चाहूं तो आप इसको समझिए, क्योंकि अभी तो हम केवल क्या सोच रहे हैं, देखिए आप 1 लाख रुपए अगर आप निवेश करते हैं क्रिप्टो में, तो हम क्या सोचते हैं 1 के 4 लाख हो जाए, लेकिन हमारी सोच कहां तक जा रही है कि 4 लाख रुपए में कन्वर्ट हो जाए। हम ये कह रहे हैं कि आप चाहो तो रुपए में कन्वर्ट करो, क्योंकि टैक्स लायबिलिटी आ रही है। आप चाहो तो नहीं करो, थोड़ा होल्ड कर पाए, पेशेंस रख पाए, तो ये चीज चलन में आ जाएगी। आप क्रिप्टो को ही एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज कर पाएंगे। तो जरूरत क्या है? आपको जो भी चीज चाहिए दुनिया में, XYZ जो भी चीज चाहिए, आपके पराग ट्रेडर्स में भी क्रिप्टो एक्सेप्ट हो जाएगा कुछ सालों के बाद, ये मेरी गारंटी है। आप देखिएगा क्रिप्टो जो है मोड ऑफ ट्रांजैक्शन की, अगर मोड ऑफ उसकी बात करें ना, एक्सचेंज की, तो ये बहुत बड़ा एक्सचेंज, बहुत इजी मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। और वर्ल्ड के कई देशों में तो चालू हो गया। 13 कंट्रीज ने इसको ग्रीन सिग्नल ले लिया है, एज ए क्रिप्टो में लेन देन चालू हुए। 2 कंट्रीज ने इसको लीगल टेंडर घोषित कर दिया है। लीगल टेंडर मतलब कि इसमें लेन देन आप आराम से कर सकते हैं। देखिए फिएट करेंसीज, यानी कि जो आज फिएट करेंसी का मतलब क्या होता है? जो सरकार इशू करती है, जो किसी भी देश की गवर्नमेंट इशू करती है, वो करेंसी जिसको देश की जनता यूज करती है लेन देन के लिए। तो फिएट करेंसी वर्सेस क्रिप्टो करेंसी, इनमें बहुत सारी चीजें हैं। कुछ टॉपिक्स में मैं आपको बता दूं। इसमें पहले तो सब जानते हो कि फिजिकल है, फिजिकल हम लेन देन करते हैं, रुपए का लेन देन करते हैं, तो वो फिजिकल हो गया। क्रिप्टो क्या है? डिजिटल है, डिजिटली लेन देन करते हैं। जैसे हम यूपीआई में आज क्या है, नंबर टू नंबर हम ट्रांसफर करते हैं, तो ये डिजिटल है। इशूड बाय गवर्नमेंट, जनरेटेड बाय कंप्यूटर, ये कंप्यूटर के द्वारा ही पैदा किया जाता है, कंप्यूटर के द्वारा ही होता है। हाई एक
मतलब इसकी माइनिंग की अगर हम बात करें या उसकी टेक्नोलॉजी की बात करी जाए तो बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर, ह्यूज अमाउंट ऑफ कंप्यूटेबल स्किल्स, ऐसे सिस्टम चाहिए होते हैं जो एक कॉइन को प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम उसको आसान भाषा में समझाऊं, एक मोबाइल से भी आप कॉइन को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसको बनने में 24 साल लगेंगे। आप समझिए कितने ह्यूज अमाउंट को एक कॉइन, अगर आप मोबाइल से कंप्यूटेशन स्किल पे वैसे ब्लॉकचेन जैसे कॉइन क्रिएट होते हैं, वैसे अगर आप मोबाइल से करना चाहें तो एक कॉइन को बनाने में आपको 24 साल लगेंगे माइनिंग करने में। लैपटॉप से करते हैं तो आपको वो जो 24 साल बताया वो घट के 4 से 5 साल में कन्वर्ट हो जाएगा। हाई कंप्यूटेशन की बात कर रहे हैं। हाँ, और सोचिए कितने ह्यूज लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है, कितने ह्यूज लेवल पे उसकी क्या कह सकते हैं सिस्टम्स यूज होते हैं, तब जाकर के एक कॉइन क्रिएट होता है। तो जनरेटेड बाय कंप्यूटर्स, सेंट्रलाइज्ड, मॉनिटर्ड बाय गवर्नमेंट। हमारा जो आपसी आपस में जो भी लेन देन होता है हिंदुस्तान के अंदर, भारत देश के अंदर है तो अपन उसकी बात करते हैं। भारत देश में हम कोई भी लेन देन अगर करते हैं तो वो सरकार को नजर में है, गवर्नमेंट की नजर में है। गवर्नमेंट को पता है कि हम एनईएफटी, आरटीजीएस, यूपीआई और जो भी चेक के थ्रू जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं सरकार को पता है। हाँ, कैश में कर ले तो बात अलग है, लेकिन जितने भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हम करते हैं वो सब गवर्नमेंट की नजर में है। ठीक है। क्रिप्टो क्या है? डिसेंट्रलाइज है, नो वन कैन कंट्रोल, इसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता और ये लिमिटेड है। इन्फ्लेशन की हम जो बात करते हैं ना, महंगाई बढ़ रही है, तो महंगाई क्यों बढ़ रही है? क्योंकि सरकार नोट छाप देती है, तो कंट्रोल करने के लिए सरकार के पास बहुत सारी चीजों में तो लगाम है, बहुत सारी चीजों में नहीं भी है, तो नोट छापने से महंगाई बढ़ जाती है। आप ऐसा समझ लीजिए, या यूं कह लीजिए कि अगर आप जैसे मान लीजिए कैश अगर आपकी जेब में है ना, तो एक आप अलग ही लेवल में रहेंगे, कैश आपके पास नहीं है तो एक आपका लेवल एक अलग हो जाएगा, आप उसको समझिए। तो डिसेंट्रलाइज्ड है, नो वन कैन कंट्रोल, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, यानी कि कोई आपका एक चोरी नहीं कर सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता, चोरी नहीं कर सकता। अनलिमिटेड सप्लाई, इसकी सप्लाई अनलिमिटेड है क्योंकि सरकार कितने भी नोट छाप सकती है। आपने सुना होगा, अगर गूगल पे करेंगे तो वेनेजुएला नाम की कंट्री पे सरकार ने ये गलती कर दी थी, उन्होंने बहुत सारे नोट छाप दिए, जनता को बांट दिए, क्या हो गया? सर महंगाई कई गुना बढ़ गई, 2 लाख रुपए के ब्रेड हो गए। तो क्या ना, 2 लाख रुपए के ब्रेड यानी कि डॉलर से कंपेयर करोगे 500 रुपीज का डॉलर वर्सेस इतनी गड्डी, तो ये चीज हो जाएगी। ये राष्ट्र में भी यही हुआ। पाकिस्तान में भी कुछ मतलब गिनती में नहीं है। खैर, मेरा कहने का मतलब है कि सरकार नोट छाप के गरीबी को दूर नहीं कर सकती। अगर ऐसा किया तो इन्फ्लेशन कई गुना बढ़ जाएगा। नोटबंदी, कोविड के समय हमने ये देख लिया है, चीजों के प्राइसेस कहां से कहां पहुंच गए हैं। अरे लंका में 1-1 हजार रुपए किलो, 4-4 हजार रुपए किलो दाल चावल बिका ना। बिल्कुल बिका ना सर। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है जो हमारी फिएट करेंसी में है ना, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है। देखिए, हमारे पूरे देश की जनसंख्या और सत्ता में बैठे कुछ लोग हमारी करेंसी को कंट्रोल कर रहे हैं। सोचिए ना, हमारा पूरा देश 140 करोड़ की जनसंख्या, उसमें कितना सारा ट्रांजेक्शन, और सत्ता के कुछ लोग ही इस करेंसी का ट्रांजेक्शन का कंट्रोल रखते हैं। अब क्या होने वाला है कि ये कंट्रोल उनके हाथ से जा रहा है, इससे सरकार परेशान है। सरकार केवल इसलिए भी परेशान है कि उनका जो एक्सचेंज मतलब ट्रांजेक्शन, क्रिप्टो में ट्रांजेक्शन जो होता है वो सीक्रेट कोड के थ्रू होता है, तो ट्रांजेक्शन का पता नहीं चलेगा तो क्या होगा, सरकार इसलिए करके टैक्स नहीं आ पाएगा। तो सरकार इसमें क्या कह रही है कि भैया लोगे तो आईएनआर में ही लोगे, जब पैसा आईएनआर में लोगे, अकाउंट में लोगे तो 30% टैक्स दे देना, 1% टीडीएस दे देना, 31% मेरे को दे देना, जो प्रॉफिट बाकी जो बचा वो आप यूज करो। एक और यूज केस में आपको बताना चाह रहा हूं, क्रिप्टो करेंसी पे आते हैं। एक और यूज केस पे बता दूं, उसके बाद इस पे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आज की करेंसी की बात करी जाए, अगर हम पैसे में कैश में लेन देन करते हैं तो गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं, जितने गवर्नमेंट के लोग हैं, हम किसी की एक की बात नहीं कर रहे, हम सबकी बात करते हैं। सब लोग क्या करते हैं कि करप्शन को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि जब कैश का ट्रांजेक्शन होता है तो करप्शन बढ़ता है। कैसे? मैं एग्जांपल देता हूं। अगर मान लीजिए कि मैंने किसी के घर में डाका डाला, एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने किसी के घर से 10 करोड़ रुपए चुराए, बड़ा हो गया, अपन 1 करोड़ मान लेते, मैंने 1 करोड़ रुपए चुराए, ठीक है, मैं हूं, मुझे पुलिस ने पकड़ लिया,
मैंने क्या किया, पुलिस वाले को 10 लाख रुपए दिया, पुलिस ने मेरी जो FIR है ना उसकी जो सीमा होती है नियम के दायरे में उसको कम कर दिया। मैं वहां गया, मैंने किससे सेटिंग कर ली, जज से सेटिंग कर ली, वकील से कर ली, बड़ा सा वकील, तो मैं क्या 50-60 लाख रुपए में छूट जाऊंगा। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि एक चोर जो ऑलरेडी चोरी करता है, जिसकी सजा होनी चाहिए, लेकिन पैसे की पावर की वजह से या पैसे का गलत यूज करके हम उस करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं। क्रिप्टो में ऐसा नहीं होगा। क्रिप्टो में अगर हम डिजिटली पूरे देश में अगर नोट बंद हो जाए और हमें मजबूर किया जाए कि ट्रांजैक्शन सिर्फ ऑनलाइन ही होगा, तो क्या आप वकील को ट्रांजैक्शन क्रिप्टो के थ्रू करेंगे? तो नोट फॉर्म में होगा, हमें पता है, आपको पता है, इसके अलावा पूरे देश को पता है। सबको पता चले। क्रिप्टो में ये तो फायदा है, हमने आपको 20 रुपए दिए, किस चीज के लिए दिए ये पता है और पूरे देश को पता है, चाहे तो चेक कर लो। फोन पे भी यही है, हमने आपको ट्रांजैक्शन किया तो हमको पता है, आपके अलावा इसके अलावा फोन पे को सबको पता। ब्लॉकचेन इज अ ब्लॉकचेन, तो ब्लॉकचेन पे जितने भी, हाँ सर ठीक कह रहे हैं, ब्लॉकचेन ये है ओरिजिनल। ब्लॉकचेन बोलता है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि करप्शन जो है ना वो हिंदुस्तान से खत्म हो सकता है अगर गवर्नमेंट इस पे आ जाए तो, लेकिन गवर्नमेंट नहीं आ रही है। बहुत सारे और भी रीजंस होंगे, गवर्नमेंट उस पर विचार कर रही है, उसको टाइम चाहिए, लेकिन अगर ये आ गया तो यकीन मान के चलिए जो कैश का सिस्टम है ना इंडिया से, ये खत्म हो जाएगा। करप्शन जो है ना हिंदुस्तान से खत्म। आप पुलिस वाला, आप सोचो, अपने चालान सिग्नल तोड़ा, पुलिस वाले ने पकड़ा, उसने बोला फाइन है, आप पुलिस वाले को बोलो कि मैं ऑनलाइन पेमेंट करूंगा, तो वो क्या बोलेगा? मना कर देगा। क्यों? क्योंकि वो ट्रांजैक्शन दिखेगी तो वो मना करेगा, वो बोलेगा नहीं कैश लेके आओ, ATM से लेके आओ, कहीं से भी लेके आओ। करप्शन बढ़ता है अगर कैश रहता है। ठीक है सर, तो क्रिप्टो का एक बहुत बड़ा यूज केस कि करप्शन को खत्म करना है तो गवर्नमेंट को ब्लॉकचेन पे आना पड़ेगा, क्रिप्टो को एज ए लीगल टेंडर घोषित करना पड़ेगा और लोग इसका मोड ऑफ ट्रांजैक्शन इसको लागू करना पड़ेगा। 13 कंट्रीज आ गई हैं, बाकी लगभग बहुत सारे देश इस पे आने वाले हैं। हिंदुस्तान भी आएगा क्योंकि हिंदुस्तान में भी करप्शन बहुत ज्यादा है। क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी को थोड़ा डिजिटल वे में आपको समझाना चाहूं। हाँ लाइए ना। A digital or virtual currency secured by a cryptography and based on a network that is distributed across a large number of computers। जैसा अभी मैं फिर से बता दूं इसको हिंदी में, ऐसी वर्चुअल करेंसी जो क्रिप्टोग्राफी पे बेस्ड है और ऐसे नेटवर्क कौन सा है? ब्लॉकचेन। नेटवर्क कौन सा है? ब्लॉकचेन। लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, बहुत सारे कंप्यूटर्स, यानी कि मैंने और आपने जो ट्रांजैक्शन किया इसको वैलिडेट कौन करेगा? सैकड़ों कंप्यूटर इसमें जो पार्टिसिपेट करेंगे वो ट्रांजैक्शन को वैलिड करेंगे। करंट सिनेरियो की बात से मैं समझाना चाहूं, अगर मैं आपसे कोई चीज खरीद रहा हूं, ऐसी चीज मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपसे चीज खरीद रहा हूं कैश में, तो मैं क्या करूं? गवाह लेके जाऊंगा, मैं अपने पक्ष के 2-3 लोग को लेके जाऊंगा, वो भी अपने पक्ष के 2-3 लोग को लेके आएगा। क्यों? क्योंकि ये वैलिडेट करते हैं कि हाँ ये ट्रांजैक्शन हुई। सेम यही चीज ब्लॉकचेन पे होने वाली है, यानी कि हमें पता है कि हमने आपसे लेन देन किया, या हमें पता और आपको पता, सही। उसके अलावा पूरे देश को पता कि मैंने आपसे जमीन खरीदी या कोई भी चीज खरीदी, ये मैंने आपको, अब आपको किसी को ले जाने की जरूरत नहीं है। आप ब्लॉकचेन पे क्रिप्टो करेंसी के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको ऑलरेडी ये लीगल है और इसमें कोई छेड़खानी नहीं की जाती। सबसे खास बात, क्रिप्टो ब्लॉकचेन पे जो ट्रांजैक्शन एक बार ब्लॉक के फॉर्म में स्टोर हो गई, वो आज से 300 साल 400 साल बाद भी देखोगे ना तो वो ट्रांजैक्शन दिखेगी। यानी कहने का मतलब है उसको कोई भी इरेज नहीं कर सकता, उसको कोई मिटा नहीं सकता, उसको कोई छेड़ नहीं सकता। क्यों? अगर किसी ने ऐसा किया, मान लेते हैं कि बहुत बड़े हैकर आके उन्होंने ऐसा किया, तो उसके बाद की, उस ट्रांजैक्शन के बाद की जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है सब चेंज हो जाएगी। तो हमें ये पता लगाना आसान होगा कि कौन सी ट्रांजैक्शन से शुरुआत हुई है, यानी कौन सी ट्रांजैक्शन में छेड़खानी हुई है, तो वहां से सिस्टम को ठीक करके बाकी सब सारी ट्रांजैक्शन को सिक्योर किया जाता है। ठीक है सर, तो ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी आपको समझ में आई। मेन फंडा ये एक और समझते हैं, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का क्या मतलब है? सेंट्रलाइज है एक जगह से, हमारी जो फिएट करेंसी है वो सेंट्रलाइज्ड है, और क्रिप्टो करेंसी क्या है? डिसेंट्रलाइज्ड है। सेंट्रलाइज सिस्टम का मतलब क्या है? जैसे हमने आपको लेन देन किया तो बैंक माध्यम है, बैंक को पता है। आपके पास कार्ड है क्या? कोई कार्ड रखा है क्या? क्रेडिट कार्ड वगैरह या कुछ? यस।
एक दिखाइए, मैं आपको समझाना चाहता हूं कुछ। देखिए इसका कमाल देखिएगा, ये भी एक टेक्नोलॉजी है। मैंने एचडीएफसी बैंक का कार्ड है ये, मैंने इस एचडीएफसी बैंक से, एचडीएफसी बैंक के हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी अकाउंट से पैसा निकालूंगा तो क्या ये निकलेगा? निकलेगा। अगर पैसा होगा तो निकल जाएगा। अगर मैं इस कार्ड को लेकर के आईसीआईसीआई बैंक या दूसरे किसी भी बैंक में जाऊं तो क्या पैसा निकलेगा? निकलेगा। इसका मतलब क्या है, मेरे अकाउंट में कितना पैसा है ये एचडीएफसी बैंक को तो पता ही है, आईसीआईसीआई बैंक वाले को भी पता है, दूसरे सारे बैंकों को पता है। कहने का मतलब ये है अगर ये पैसा, ये कार्ड लेकर के मैं किसी और कंट्री में चला जाऊं और वहां से पैसा निकालूं उसके रुपीज में या उसके करेंसी में, तो क्या ये पैसा देगा? नहीं देगा। इसके दो फॉर्म है, या तो ये इंटरनेशनल कार्ड होगा तो हाँ, इंटरनेशनल कार्ड है अपन मान लेते हैं। हाँ, इंटरनेशनल कार्ड है तो निकलेगा। हाँ, इंटरनेशनल कार्ड है। तो कहने का मतलब ये है अगर हम ये इसको कार्ड को लेकर के दुनिया के किसी भी बैंक में चले जाएं तो भी ये हमको पैसा देगा, उस देश की करेंसी में देगा। यानी हमारे अकाउंट से कटेंगे आईएनआर और उस कंट्री में, जिस कंट्री में हम जा रहे हैं उस कंट्री से हमें उस करेंसी का वो करेंसी मिल जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि इसका मतलब है कि मेरा पैसा मेरे बैंक को तो पता ही है, मेरे बैंक के अलावा हिंदुस्तान के सारे बैंकों को पता है और उसके अलावा विदेश के सारे बैंकों को भी पता है। इसका ये मतलब हुआ। तो क्या ये संभव है? ऐसा कैसे? इसका मतलब है कि हमारा पैसा हमारा ही नहीं, हमारे अलावा सबको पता है। यानी हमको तो पता ही है, इसके अलावा सबको पता है। और अगर इसमें पैसे नहीं हो तो नहीं देगा। वो जो सर्वर होता है वो सर्वर बैंक, इस बैंक के सर्वर से कनेक्ट करता है और फिर ये उसको वो करता है। अगर यहाँ पर पैसा होता है तो ये उसको वो करता है। ये सब कुछ होता है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर। देखिए सर सही बोल रहे हैं। एक छोटा सा और इसमें ऐड ऑन करूंगा, ये जो चिप लगी है ना, अगर ये चिप हटा दी जाए तो ये आपको किसी भी एटीएम से पैसा नहीं देगा, क्योंकि ये चिप ही टेक्नोलॉजी है। जो एटीएम की मशीन या किसी भी कार्ड मशीन में जाकर के टच होता है तो वो सिग्नल देता है कि इसमें कितना बैलेंस है कि नहीं है। ये बैंक से कनेक्टेड है, वो मशीन बैंक से कनेक्टेड है और बैंक जिस सर्वर पे डिप्लॉय करता है ना उसको ये पता रहता है। यानी कि फिजिकली वो नहीं देख सकता कितने हैं, कितने पैसे की, लेकिन ये कार्ड रीड करके वो बता सकता है कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है, उसको फ्लैश कर देगा उसमें और आप इसका यूज करते हैं। ठीक है सर? तो ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये क्या कहती है? ये कहलाती है सेंट्रलाइज्ड, यानी सबको पता है और कंट्रोल में है हमारे हिंदुस्तान के बैंकों के द्वारा। एक ट्रांजेक्शन जो भी हम करते हैं वो सरकार को पता है, बैंक को पता है। कैश में करते हैं तो नहीं पता है, जो भी कर रहे हैं उसमें पता है, बाकी ट्रांजेक्शन जो कर रहे हैं वो नहीं पता है। डिसेंट्रलाइज में क्या होगा? हमने आपको लेन देन किया, ये जैसे मैंने, शक्ति ने फिरदौस को ट्रांजेक्शन किया, तो क्या होगा कि फिरदौस भाई हो गए वाई, मैं हो गया एक्स। एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूं क्रिप्टोग्राफी क्या होती है। एक्स ने वाई को ट्रांसफर किया इतने रुपए, इस टाइम इतने बजे, इस ब्लॉक, ये इसका ब्लॉक है, ये ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करता है और इस नोड ने इसको वैलिडेट किया। सिंपल, सही है सर? सही। तो ये नोड क्या? तो ये है ब्लॉकचेन, ये है डिसेंट्रलाइज, ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। मतलब मैंने जो लेन देन किया ये डिसेंट्रलाइज में, मतलब मेरे को पता है, आपको पता, दूसरे अलावा और किसी को नहीं पता। मतलब फिरदौस शक्ति का नाम नहीं आएगा, एक्स और वाई के नाम से आएगा और ये ट्रांजेक्शन आइडेंटिटी छुपी रहेगी, आइडेंटिटी रिवील नहीं होती है। गवर्नमेंट का यही तो है इशू है कि गवर्नमेंट चाहती है आइडेंटिटी चाहिए उसको। एक शॉर्ट में, वैसे तो सब लोग समझते होंगे, आप लोग खुद भी गूगल कर सकते हैं, शॉर्ट में बताना चाहूंगा। एक बिटकॉइन की ट्रांजेक्शन जब होती है तो क्या होता है? एक ट्रांजेक्शन की रिक्वेस्ट डाली जाती है, एक ब्लॉक बनता है, ब्लॉक जो बना है वो सारे सर्वर से कनेक्टेड रहता है। उसके बाद वो सारे नोड्स को ट्रांजेक्शन की इंफॉर्मेशन दी जाती है और नोड्स जो पहले वैलिडेट करता है वो, उसको क्या मिलता है? रिवॉर्ड मिलता है। समझ रहे हैं सर? ये इस तरह से चल रहा है। इस तरह से एक ट्रांजेक्शन हुई, एक ब्लॉक रिप्रेजेंट हुआ, द ब्लॉक इज सेंट टू एवरी नोड, नोड को दिया। नोड कौन है? जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करने के लिए, वैलिडेट करते हैं। हमने आपको पैसा दिया, ये नोड्स के फॉर्म में दुनिया के सारे कंप्यूटर, यानी कि जितने भी लोग उस ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय करते हैं और वो सारे, उनके सारे सिस्टम पे ये नोड्स सिग्नल भेजेगा। फिर वो नोड्स जो है ना उसको वेरीफाई कर दे ट्रांजेक्शन को।
एक हाई कैलकुलेटिंग स्किल्स के बेस पे वो करते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देना चाहूँ साधारण भाषा में, कि मैंने क्लास के सारे बच्चे, मैंने उनसे कोई सवाल पूछ दिया, इजी सवाल पूछा सब लोग हाथ उठा देंगे। थोड़ा कठिन सवाल पूछा तो जो होशियार बच्चा होगा वही हाथ उठाएगा। तो यहाँ पर एक कठिन सवाल पूछा जाता है, कैलकुलेशन, कठिन कैलकुलेशन पूछी जाती है। जो नोट्स वेरीफाई करता है, जो उसको क्या मिलता है रिवॉर्ड में, बीटीसी मिलता है। यानी कि जो ट्रांजेक्शन की कॉस्ट होती है वो ट्रांजेक्शन कॉस्ट किसको जाती है, नोट्स को जाती है, नोट्स को जाती है। नोट्स क्या करते हैं, नोट्स जो इस प्रोसेस होते हैं तो क्या बोलते हैं, माइनिंग बोलते हैं। ठीक है सर, इतना समझ गए आप सर? तो जो ब्लॉक क्रिएट हुआ उसके बाद वो ब्लॉक जब जुड़ जाता है ब्लॉकचेन पे, जो ब्लॉक डिप्लॉय कर रहा है उससे जुड़ जाएगा, और इस तरह से डेटा की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की चेन बन जाती है उस पर्टिकुलर ब्लॉक पे, उसी को बोलते हैं ब्लॉकचेन। और उसी से उस तरह से बीटीसी का लेन देन होता है। बिटकॉइन कितने हैं सर? 2 करोड़ 10 लाख। 2 करोड़ 10 लाख बीटीसी हैं केवल सर। इससे ज्यादा ना बढ़ सकते हैं ना कम हो सकते हैं। अगर लोगों ने इसको खरीदना बंद कर दिया तो प्राइस कम हो जाएगी, लोग खरीद रहे हैं तो प्राइस बढ़ रही है, और ये बढ़ेगी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि इसका यूज केस हम और आप नहीं समझ पा रहे, क्योंकि टेक्निकली हम नहीं सोच पा रहे हैं। अगर हम टेक्निकली सोचे, इसका बहुत बड़ा यूज केस है। ये प्राइस क्यों बढ़ रहा है? आज देखिए, आज पिछले जब इवेंट किया था श्रीकांत भैया, तब हमारा प्राइस था 52,000 के आस, 52 लाख था ना बिटकॉइन का। नहीं, लाख में अगर करेंगे तो 45 आ जाएगा, उसमें कर रहे हैं। डॉलर में तो 52,000 समथिंग था, आज क्या है 62। 10,000 बढ़ गया। 10,000 बढ़ने की छोटी बात है सर, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसी है डॉलर, उसकी वैल्यू को इसने गुना कर दिया। ये सातोशी नाकामोटो ने जो स्टार्ट किया था, ये यूएसडीटी के कंपैरिजन में तो स्टार्ट किया, लेकिन यूएसडीटी की वैल्यू की, अमेरिकन डॉलर की वैल्यू क्यों बढ़ रही, मैं ऐसी करेंसी लॉन्च करूंगा जो कि डॉलर से भी कई गुना ऊपर होगी, और वाकई में उसने कर दिया है। तो बिटकॉइन की वैल्यू आज जो भी है, मैं यकीन दिला रहा हूं कि 2025 आते आते ये 1.5 करोड़ को भी क्रॉस कर देगा। 1.5 करोड़ का 100%। ठीक है सर, इसकी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है। अब इस चीज को देख के ना थोड़ा सरप्राइज मत होइएगा, सरकार ऐसा करने वाली है। सीबीडीसी, हमारा रुपया नहीं रहने वाला है। लॉन्च हो गई नहीं? लॉन्च हो गई है, चल रही है सर, लॉन्च हो गई, चल रही है अभी। आइए, सीबीडीसी क्या है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, यानी हमारा रुपया भी अब क्रिप्टो में कन्वर्ट हो रहा है। यानी कि आने वाले समय में हम जो लेन देन करेंगे वो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी माध्यम होगा, जिसके थ्रू हम क्रिप्टो का लेन देन करेंगे। यानी हमारा रुपया 1 रुपीज इज इक्वल टू 1 क्रिप्टो एसेट, जो INR का होगा, इंडिया का होगा। कई लोगों को पता ही नहीं है चीज अभी। कई लोगों को पता नहीं है सर, बैंक आ गए ऑलरेडी। लोग अभी तक के यूपीआई का यूज नहीं कर पा रहे हैं कई लोग। हाँ, नहीं कर पा रहे हैं सर, यूपीआई का यूज कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं आज तक। और टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंच गई, हमको क्रिप्टो एज ए रुपए, अगर हम बैंक में रुपए जमा करते हैं तो बदले में उतने क्रिप्टो हमको मिलेंगे और हम उससे लेन देन करेंगे। इससे क्या होगा, सरकार करप्शन को खत्म कर रही है, और एक अच्छा तरीका है, सरकार करप्शन को इस तरह से खत्म कर सकती है। ठीक है, आगे बढ़े सर। ये वाला स्लाइड मैंने पिछले वीडियो में भी दिखाया था, इसको समझने की जरूरत है। बहुत सारे लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, फिर भी इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। 2016 में 2,65,000 लोग ही केवल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते थे, और आज देखिए 2023 में 83 करोड़, सॉरी मैंने वहां गलत बोल दिया, 2.65 मतलब 2 करोड़ 65 लाख, और यहां पर 83 मतलब 83 करोड़ 751, इतने लोग यूपीआई यानी डिजिटल की तरफ आ गए हैं। ये इंडिकेशन है कि लोग क्रिप्टो को भी बड़े आराम से यूज करेंगे, बहुत आराम से यूज करने वाले हैं। कैसे यूज करेंगे? छोटा बच्चा, घर में छोटा बच्चा होता है, टेक्नोलॉजी इतनी आसान हो गई है सर। आज यूपीआई पेमेंट कितना कौन नहीं कर पाता बताइए मुझे, मैक्सिमम लोग कर पाते हैं। थोड़ा सा भी समझ लें, QR कोड स्कैन करना है, नंबर डालना है, ट्रांसफर मारना है, सिंपल है। आज की तारीख में देखिए, छोटा बच्चा जो घर में पैदा होता है ना, 2 साल का, आप देखेंगे ना तो उसको यूट्यूब पे जाकर के ना उसे कौन सा गाना सुनना है, कौन सा म्यूजिक देखना है, वो खुद बोलना सीख जाता है, बोलने लगता है। तो ये वो बोल के ना वो फट से वीडियो उसके आ जाएंगे और वो क्लिक कर देगा कौन सा देखना है। तो टेक्नोलॉजी इतनी आसान हो गई है, आप सोचिए जरा। हाँ, चलने दीजिए, लेते हैं।
देखिए यहाँ पर 115 मिलियन पीपल इंडियंस आर क्रिप्टो इन्वेस्टर्स। भारत में करीब करीब इसको मैं कन्वर्ट करूं तो 1 करोड़ 15 लाख लोग, यंग इंडियन नहीं 115 करोड़ मतलब 115 थोड़ी 115 मिलियन, दैट मीन्स कि 10 करोड़ के आसपास, 10 करोड़ लोगों के आसपास इंडिया के लोग क्रिप्टो में इन्वेस्टेड हैं। आप देखिए यहां पर, और उसमें लिखा है 15% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन एजेड बिटवीन 18 to 16 ईयर्स। 15% लोग हैं ना जिनकी एज 18 से 60 साल के बीच है। मोस्टली यंगस्टर जो है ना इसको अच्छा समझ रहे हैं और बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं केवल इन्वेस्टिंग के दम पर। छोटा पैसा रहता है उनके पास, स्टूडेंट कॉलेज स्टूडेंट रहते हैं, इन्वेस्ट करते हैं लेकिन उनका प्रॉफिट कई गुना बढ़ जाता है। हमसे अच्छा ट्रेडिंग भी करते हैं वो, देखा जाए तो। चलिए अगले इसमें आते हैं, पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं। सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री अमेरिका। अमेरिका के 16% लोग इन्वेस्टेड इन क्रिप्टो। 16% आबादी पूरे देश की, बहुत बड़ी बात है, पूरे देश की 16% आबादी क्रिप्टो में इन्वेस्टेड है। और हम लोग डरते हैं इन्वेस्टमेंट करने से क्रिप्टो में। हम ऑलरेडी 60 साल पीछे चल रहे हैं ना सर, इसलिए देखिए लेडीज भी पीछे नहीं है। वन आउट ऑफ 10 इंडियंस वुमेन ऑन क्रिप्टो। 10 में से एक लेडीज है ना क्रिप्टो को एज ए एसेट। अब ये आंकड़ा तो झूठ नहीं बोल रहा है, ये आंकड़ा तो सही है, लेकिन हम अपने आसपास की जो लेडीज है जिनको जानते हैं, जिनको समझते हैं, वो क्रिप्टो से दूर भागती हैं। तो इन्वेस्टमेंट कैसे आया? ये बाय डिफॉल्ट आया, बाय डिफॉल्ट आया। लेकिन आंकड़ा सही है, 10 में से एक महिला हिंदुस्तान की क्रिप्टो में इन्वेस्टेड है। हो सकता है उनको क्रिप्टो की पावर ना पता हो, लेकिन इन्वेस्टर तो है, भले ही 500 रुपए की हो, लेकिन एज ए इन्वेस्टर कहलाएगी। तो क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट, लेडीज भी पीछे नहीं है क्रिप्टो में, वो उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है। ये मैंने आपको बताया 2 बैंक, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और EI सल्वाडोर, ये 2 कंट्री जिन्होंने बिटकॉइन को लीगल टेंडर घोषित कर दिया है, यानी कि इसके थ्रू देश में लेन देन चालू है। 23/4/2024, 9/6/2021 डेट भी लिखी है वहां पे, देखिएगा आप सब, ये वाली 23/4/2022, 9/6/2021, ये 2 डेट्स हैं जिसमें सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, सल्वाडोर, ये इन्होंने बिटकॉइन को लीगल टेंडर घोषित कर दिया। ये पावर दिखाने के लिए ये मैंने स्लाइड आपको दिखाई कि इसकी पावर क्या है क्रिप्टो करेंसी की। बाइनेंस का नाम सुना है आप लोगों ने? बाइनेंस, ये बाइनेंस के CEO है। 2014 में ये KFC रेस्टोरेंट पे काम करता था, एम्प्लॉय था। 2024 आते आते 2021-22 आते आते 2021-22 की रिपोर्ट है ये, आप इसको ध्यान से देखें, 21-22 की रिपोर्ट है। देखिए 2022, जनवरी 12 2022, यहां पे देखिए ये लिखा हुआ है ना, जनवरी 12 2022, जनवरी 12 2022 की ये रिपोर्ट है। ये बंदा मुकेश अंबानी की 70 साल की कंपनी की वर्थ से भी आगे निकल गया। पूरे एशिया में हम मुकेश अंबानी जी को महान क्या कह सकते हैं, बिजनेसमैन मानते हैं, और उनकी वर्थ जो है ना उसको भी क्रॉस कर दिया एक 30-32 साल के लड़के ने, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। ये कौन है? ये उस समय 2017 में इनकी जो लॉन्च हुआ इनका प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट को उन्होंने इतनी तेजी से डेवलप किया कि उस समय इनकी टक्कर में कोई नहीं था, कोई भी नहीं था। पूरी क्रिप्टो स्पेस की पूरी दुनिया की बात करी जाए तो इनकी टक्कर में कोई भी नहीं था। सबसे बड़ा इनका ब्लॉक एक्सचेंज, ब्लॉक इनका खुद का कॉइन है। एक्सचेंज तो इससे बड़ा कोई है ही नहीं। अगर हम पूरे क्रिप्टो स्पेस की बात करी जाए तो आधे से ज्यादा एसेट को ये ऑन करते हैं, आधे से ज्यादा। तो इस बंदे ने वो कमाल दिखाया, और 2024 या 2022 आते, यानी 2014 में जो लड़का KFC में काम कर रहा था, वो बंदा 2022 आते आते इतना अमीर हो गया, इसकी एक्सचेंज की वैल्यू कई गुना बढ़ गई। चलिए आगे चलते हैं। वेब 3.0 के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिसके बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं, जल्दी जल्दी कवर करते हैं। ब्लॉकचेन है, क्रिप्टो करेंसी है, मेटावर्स है, NFTs है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्टेड डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस है और डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज है।
ये सारे वेब 3.0 के प्रोजेक्ट्स हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है सर। ब्लॉकचेन के बारे में तो सब लोग सुन गए, कई बार नाम कई इवेंट में सुन लिया, खुद भी यूट्यूब में देख लिया, ब्लॉकचेन क्या होता है सब समझते हैं। गवर्नमेंट भी इस पे आ रही है, बैंक भी आ रहे हैं, हमें अपने बिजनेस को भी ब्लॉकचेन पे लाना पड़ेगा। तो ये ब्लॉकचेन तो समझ गए, क्रिप्टो करेंसी भी हम समझ गए, मेटावर्स क्या है ये समझना है। मेटावर्स इसका यूज केस है। आप मेटावर्स को ऐसे समझ लीजिए, मेटावर्स की पावर को कम मत आकिएगा। मेटावर्स क्रिप्टो करेंसी की अगर बात करी जाए तो इससे भी ज्यादा वैल्यू रखता है, इससे भी ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री है। जैसे कि हम मुकेश अंबानी जी को जानते हैं कि मुकेश अंबानी ने पिछले 50-60 सालों में जो जितने बिजनेसेस से जितना भी पैसा कमाया, वर्सेस उनका जो जियो का प्रोजेक्ट उन्होंने 2017 में लॉन्च किया है ना, आप यकीन मानिए जितनी उनके सारे प्रोजेक्ट वर्सेस जियो अकेला खड़ा है उनकी पूरी प्रोजेक्ट को टक्कर देने के सब लिए। एक तरफ। यानी कि मुकेश अंबानी का जियो का प्रोजेक्ट और उसके अलावा उनके सारे बिजनेसेस एक तरफ। तो इसी तरह से आप इसको समझ सकते हैं मेटावर्स को, कि मेटावर्स वो पावर रखता है कि पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री की अगर हम बात करी जाए तो मेटावर्स जब ये लॉन्च होगा, अभी देखिए सारे प्रोजेक्ट लगभग जितने भी दुनिया में, चाहे वो फेसबुक ऑन कर रहा हो, चाहे वो एप्पल चला रहा हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे गूगल हो, सारी कंपनियां मेटावर्स अपना अपना लेके आएंगी। हमारी भी कंपनी मेटावर्स अपना लेके आ रही। तो मेटावर्स जो है ये ज्यादा पावरफुल प्रोडक्ट है पूरे क्रिप्टो स्पेस का, और जब ये लॉन्च होगा, जब इसके यूज केस बनेंगे तो आप सोचेंगे कि यार काश इसमें पहले निवेश कर दिया होता। आप मेटावर्स क्यों यूज करेंगे? हम और आप सब लोग यूज करने वाले हैं मेटावर्स को। डॉक्टर साहब आप भी यूज करने वाले हैं जी। मेटावर्स को। आप ऐसा समझिए कि टाइम जो है सबके पास लिमिटेड है। टेक्नोलॉजी जितनी भी आई है हिंदुस्तान के अंदर, वर्ल्ड के अंदर, उन्होंने सब लोगों का टाइम बचाया है, टाइम बचाया। तो टाइम सबके पास लिमिटेड है, तो हम अपना टाइम बचाने के लिए व्हाट्सएप पे आए, क्योंकि बहुत सारी हमारी चीजों को कम कर रहा है। टाइम बचाने के लिए हम गूगल पे आए, टाइम बचाने के लिए ही हम टाइम बचाने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। आज हम कार की बात करें तो कार भी एक टेक्नोलॉजी, हम उसका यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारा डिस्टेंस ट्रेवल करने में वो हमारी हेल्प कर रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि टेक्नोलॉजी ने हमारा टाइम बचाया है हमेशा। तो ये मेटावर्स जो है ना, ये भी हमारा टाइम बचाने वाली है। तो हमें अपना टाइम बचाने के लिए मेटावर्स पे आना पड़ेगा। यानी कि आज की तारीख में दिन में दैनिक जो भी काम करते हैं, चाहे वो बिजनेस हुआ, चाहे घर के काम हुए, चाहे पर्सनल काम हुए, वो सारे काम हम मेटावर्स पे के थ्रू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे शॉपिंग करना हो, अमेजोन से कोई सामान खरीदना हो, या कहीं आना है जाना है, कहीं मीटिंग्स करना हो, पूरी दुनिया से हम मेटावर्स के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं और अपने काम को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर करके आ सकते हैं। यानी कि अगर हमें दुबई में जाकर कोई काम करना है, हम 1 घंटे के अंदर दुबई जाकर के अपना काम निपटा के यहाँ पे आ सकते हैं। लाइव मीटिंग करनी है वहां भी जा सकते हैं, है ना। अगर वाइफ के साथ शॉपिंग करने जाना है तो भी हम ऑफिस में रहेंगे, लेकिन हमारा अवतार जाकर के शॉपिंग करके आ जाएगा, हमारे कंट्रोल में रहेगा। कहने का मतलब है मेटावर्स का बहुत बड़ा यूज केस है, आप इसको ध्यान से समझिए। लगभग सारे प्रोजेक्ट अभी डेवलपमेंट स्टेज पे हैं, लेकिन इसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। अगर मेटावर्स का कोई प्रोजेक्ट आपको मिलता है तो इस पे भी आप निवेश कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज है। एनएफटीज क्या है? एनएफटी का फुल फॉर्म है नॉन फंजिबल टोकन। एनएफटी क्या है? हम और आप जो भी यूनिक चीज होती है वो एनएफटी। जैसे मेरे जैसे दिखने वाले लोग बहुत सारे हो सकते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं जो क्वालिटी है उसकी बात करी जाए वो सब में डिफरेंट होगी कुछ ना कुछ। तो कहने का मतलब है कि एनएफटी पूरे, मैं एक हूं तो एनएफटी में क्या हो गया? एनएफटी हो गया, यूनिक हो गया। तो जो भी चीज यूनिक होती है वो एनएफटी है। गाड़ी से समझाता हूं आपको मैं, अगर एक कार में नंबर प्लेट, चेसिस नंबर को हटा दिया जाए, अगर गाड़ी की नंबर प्लेट नहीं लगी है तो सारी कार एक जैसी, यानी सारी कार एनएफटी नहीं हो सकती। जैसे ही उस पर नंबर प्लेट लग जाता है तो कार यूनिक हो जाती है, यानी उस नंबर की कार दुनिया में कोई भी नहीं है। तो क्या हो गया? वो एनएफटी हो गई। तो मेटावर्स में जितने भी चीजें होंगी, डिप्लॉय होंगी, चाहे वो पर्सन हो, शॉप हो, शोरूम हो, जमीन हो, कुछ भी हो, हर चीज एनएफटी है। डिसेंट्रलाइज्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हम लोग यूज करने वाले हैं। शॉर्ट में बता दो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो कोर्ट केसेस है ना, वो कम होने वाले हैं। कोर्ट केसेस कम होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि सब लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यूज करेंगे। इससे क्या होगा कि आधी से ज्यादा समस्या हमारी यूं ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि इफ एंड देन पे काम करता है। अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, अगर ऐसा हुआ तो वैसा होगा, है ना। एग्जाम्पल मैंने पिछले इवेंट में दिया था, एग्जाम्पल से हम समझेंगे। क्रिकेट में जैसे क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि क्रिकेट में हमने देखा कि अगर बारिश हो गई तो ऐसा हो गया, इतने रन हुए तो ये जीत गई, इतने रन हुआ तो इसको विन कर दिया। ये इट्स एंड बट्स, इट्स एंड
देन का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे आता है, मेथड पे काम करता है। फ्यूचर में जो फाइनेंस होने वाला है वो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है, यानी फाइनेंस के लिए जो आज आपको फाइनेंस होता है, आपका क्या देखा जाता है, रिकॉर्ड देखा जाता है, वो सिविल अच्छा है कि नहीं है। इसमें ऐसा नहीं होने वाला है। क्रिप्टो में जो लोन की प्रक्रिया होगी वो बहुत होगी, आपकी इन्वेस्टमेंट, आपके एसेट पे ही लोन आपको मिलेगा, देखिए आपको बैंक ही, लेकिन आप कितने एसेट ऑन करते हैं इसके हिसाब से आपको लोन मिलेगा। डिसेंट्रलाइज स्टोरेज, डिसेंट्रलाइज स्टोरेज भी बड़ी कमाल की चीज है। देखिए ध्यान से समझिएगा, हम जिस भी प्रोजेक्ट में जिस भी कॉइन को परचेज कर रहे हैं, अगर वो उसको हम एज ए एसेट परचेज करें, उसको रखना कहां पे है? अगर हम एक्सचेंज पे रखते हैं तो एक्सचेंज क्या है? सेंट्रलाइज्ड है। क्रिप्टो क्या है? डिसेंट्रलाइज्ड है। हमें एक्सचेंज से खरीदना है, बेचना है, तभी एक्सचेंज पे लाना है। बाकी समय कॉइन को कहां रखना है? बाकी समय हमको कॉइन को रखना है डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज में। डिसेंट्रलाइज मतलब जो कि सेंट्रलाइज नहीं है, जो मेरा है सिर्फ मेरा है। जैसे हम अपने सोने को बैंक में जाकर के रखते हैं, तो बैंक भी सेंट्रलाइज्ड है। अगर बैंक की बात करें, आप इसको इस तरह समझिए, पुराने जमाने में राजा महाराजाओं के जमाने, अगर किसी के पास कुछ एसेट होता है, कुछ सोना होता है, तो वो किसी जगह जाकर के जमीन में गाड़ आता है। वो किसको पता? वो उसी को पता है, उसके अलावा किसी को नहीं पता है। तो क्रिप्टो भी एज ए एसेट है। इसको हमें कहां रखना है? इसको हमें रखना है डिसेंट्रलाइज स्टोरेज में। ऐसा स्टोरेज जो एक सीक्रेट पासवर्ड रहता है, जिसको मुझे पता है, उसके अलावा दुनिया में किसी को नहीं पता। वॉलेट में। तो हमें अभी हम मीथर में इन्वेस्टमेंट जो किया है हम लोगों ने, मीथर में अभी हमारा कॉइन कहां पड़ा हुआ है? एक्सचेंज पे नहीं, अभी तो बैक ऑफिस पे पड़ा हुआ है। बैक ऑफिस से जब हमारे कॉइन्स हमारे मैच्योर हो जाएंगे, हम वहां से उठा के हमको एक्सचेंज पे रखना है। एक्सचेंज पे, तभी एक्सचेंज पे अगर होल्ड करते हैं तो हमें पैसा मिलता है। आपने ध्यान दिया होगा कि एक्सचेंज पे अगर हम कॉइन को होल्ड करते हैं तो हमें पैसा मिलता है। एक्सचेंज नहीं, एक्सचेंज पे रखने पे भी अगर आप स्टोर करते हैं केवल 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, तो भी आपको पैसा मिलता है। 10% देती है ना एक्सचेंज। टाइमिंग बॉन्ड रहता है कि आपने एसेट रख लिया, एक्सचेंज पे रखना है। जैसे बैंक में पैसा रखते हैं तो बैंक हमें 4% देते हैं ना, उसी तरह से एक्सचेंज पे अगर आप कॉइन रखोगे तो आपको उसका रिटर्न मिलेगा। तो आपको जरूरत नहीं है एक्सचेंज पर रखो, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इसको स्टोर करना है, मैं इसका हिसाब किताब डेली नहीं देख पाऊंगा, तो मुझे उस पैसे को उठा के कहां रखना है? डिसेंट्रलाइज वॉलेट में रखना है। सबसे बड़ा डिसेंट्रलाइज वॉलेट कौन सा है? ट्रस्ट वॉलेट। इसके ऊपर भी मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट से भी ऊपर है सर मेटामास्क। मेटामास्क दुनिया का सबसे सेफेस्ट क्रिप्टो वॉलेट है। पर अभी अपने यहाँ पे जो है यूजुअल वही है, ट्रस्ट वॉलेट अपने यहाँ पर वही है। बट अगर आप बहुत बड़े क्रिप्टो ऑनर हैं, अगर आप बहुत सारी चीजें, जैसे सर ने करीब 90 लाख से ऊपर सर ने निवेश कर रखा है। मेटामास्क पीसी पे भी हो जाता है ना, इस वजह से ज्यादा पीसी पे भी चलता है ना, मोबाइल पे भी चलता है सर, पीसी पे भी चलता है। तो मेटामास्क है ना, मेटामास्क की सिक्योरिटी आप इस तरह से अंदाजा लगा लीजिए, अगर आप उस सिस्टम पे कोई वीडियो चला रहे हैं तो वो ओपन नहीं होगा। यानी कि उसका कहना है कि 100% मेरे पे फोकस रहो, अगर कोई भी वीडियो या कुछ भी एक्टिविटीज चल रही होगी ना तो सबको ब्लॉक कर देगा। यानी पहले उसको फोकस करो, क्योंकि उसमें आपका एसेट लगा है, तो वो चाहता है कि आपका 100% अटेंशन हो। तो डिसेंट्रलाइज स्टोरेज एक बहुत बड़ी चीज है जो कि वेब 3.0 के प्रोजेक्ट्स में आता है, इसको ध्यान देना है। ब्लॉकचेन सभी समझ गए, ब्लॉकचेन के बारे में भी समझा दिया। एक वीडियो देखेंगे, एक वीडियो देखते हैं, इससे आपको ब्लॉकचेन का थोड़ा सा और थ्योरी क्लियर होगी। ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है पिछले दिन, जो लोग नए आए हैं उनको थोड़ा सा दिखाना जरूरी है। याद है कुछ सालों पहले जब एक रात 8 बजे अचानक से वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए। कितने टाइम तक हमें एटीएम के बाहर लंबी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ा, नोट्स बदलने के लिए बैंक के चक्कर लगाने पड़े क्योंकि 500 और 1000 के नोट्स बंद हो गए थे। अब उस समय की परेशानी को आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं और जाहिर है कि तब से हम हर तरीका आजमाते हैं कि उस सिचुएशन में वापस ना जाना पड़े। मगर अगर उस समय हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे होते तो शायद उतना नुकसान नहीं सहना पड़ता। नमस्कार, स्वागत है आपका जी के डिजिटल शो पर। मैं हूं पलक यादव और आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के एक बहुत अहम पहलू पर, जिसका नाम है ब्लॉकचेन।
अब क्रिप्टो तो हम समझ गए, मगर ये सवाल आपके मन में जरूर आया होगा कि आखिर जितनी भी क्रिप्टो से होने वाली ट्रांजैक्शंस हैं, उनका रिकॉर्ड कैसे रखा जाता है, या उन्हें सिक्योर कैसे किया जाता है, या जो हमने क्रिप्टो की डिसेंट्रलाइज्ड होने की पिछले वीडियो में बात की थी, आखिर वो कैसे पॉसिबल है? इस सब का एक ही जवाब है, ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन एक बड़ा सा बटा हुआ डेटाबेस है जो हजारों लाखों कंप्यूटर्स पे शेयर होता है और ये सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। आसान भाषा में कहें तो जैसे एक दुकानदार अपने पास एक रजिस्टर बना के रखता है ना कि कितना राशन आया, कितना बिका, ठीक वैसे ही ब्लॉकचेन एक डिजिटल रजिस्टर की तरह होता है। अब वैसे तो ब्लॉकचेन का कई सेक्टर्स में इस्तेमाल हो सकता है, मगर ये हाल ही में सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ क्रिप्टो करेंसी से होने वाली ट्रांजैक्शंस के लिए। वैसे तो ब्लॉकचेन एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर 1991 में आया था, मगर इसका इस्तेमाल शुरू हुआ 2009 में जब बिटकॉइन आया। जी हाँ, कुछ सुना सुना लगा। सातोशी नाकामोटो ने जब 2009 में बिटकॉइन शुरू किया, तब ही बिटकॉइन के आसपास उन्होंने ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट यूज किया। चलिए इसको जरा ऐसे समझते हैं। फर्ज कीजिए आपने बिटकॉइन से कुछ खरीदा या बिटकॉइन खरीदा, तो ये जो ट्रांजैक्शन हुई, ये इंफॉर्मेशन एक ब्लॉक के फॉर्म में बन के सेव हो गई। फिर आपने उस बिटकॉइन को बेचा तो फिर से एक ब्लॉक बन गया। अब ऐसे ही आप जितनी बार ट्रांजैक्शंस करेंगे तो उसका एक ब्लॉक बनता जाएगा और वो सारे ब्लॉक्स एक चेन से जुड़ते जाएंगे, इसलिए इसका नाम है ब्लॉकचेन। सिंपल। मगर ये हमारे ट्रांजैक्शन यानी लेन देन के डेटा को सेव कैसे रखता है? हर एक ब्लॉक की अपनी आइडेंटिटी होती है। जैसे आप और मेरा फिंगरप्रिंट कभी सेव नहीं हो सकता, वैसे ही हर ब्लॉक को एक की मिलती है जो उसकी अपनी होती है और सबसे अलग होती है। क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज होता है, तो अगर इस चेन के किसी ब्लॉक में कोई दिक्कत भी आती है तो बाकी ब्लॉक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्लॉकचेन एक ऐसा सिस्टम है जिसे हैक करना, हटाना या चेंज करना लगभग नामुमकिन है। दोस्तों, मानो या ना मानो, ब्लॉकचेन का फ्यूचर बहुत बड़ा है और इसका इस्तेमाल लगभग हर जगह शुरू होने का टाइम दूर नहीं है, क्योंकि इसके बहुत से फायदे हैं। जैसे नंबर 1, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसमें स्टोर्ड जानकारी किसी लाइब्रेरी या सरकारी दफ्तर की तरह एक जगह नहीं रखी जाती, इसको संभालने या मेंटेन करने के लिए किसी मिडिल मैन की जरूरत नहीं है। दूसरा, ब्लॉकचेन एकदम ट्रांसपेरेंट है, यानी आप और मैं कभी भी इसको एक्सेस कर सकते हैं और अपनी ट्रांजैक्शंस पर नजर रख सकते हैं, जिससे फ्रॉड के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तीसरा, ब्लॉकचेन पर हर इंफॉर्मेशन को बहुत आसानी से ट्रेस किया जा सकता है, यानी पुरानी से पुरानी ट्रांजैक्शन को भी हम देख सकते हैं। चौथा, ये टेक्नोलॉजी एकदम फास्ट है। हर चीज का लिखा हुआ रिकॉर्ड बनाने में बहुत टाइम और मेहनत लगती है, मगर वही जानकारी को अगर ब्लॉकचेन के जरिए सेव करें तो वो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी हो जाएगा। और आखिरी, जैसा मैंने पहले भी बताया कि ये बहुत सेफ है, तो आप टेंशन फ्री होकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आपको पता है, बहुत से भारतीय बैंक्स ने इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को ऑलरेडी यूज करना शुरू कर दिया है। जैसे ई-केवाईसी के लिए, ई सिग्नेचर के जरिए ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स या कागजात वेरीफाई करने के लिए। समझ गए होंगे आप लोग। वीडियो ज्यादा लंबा है तो अपन शॉर्ट में जो इन्फॉर्मेशन थी वो शेयर कर दी कि ब्लॉकचेन आप समझ गए होंगे कि ब्लॉकचेन तकनीक है जिसपे इंटरनेट जाने वाला है। देखिए ये कैसे ट्रांजैक्शन होती है, अब इतना टेक्निकल पे नहीं जाएंगे, आप लोग समझ गए होंगे। देखिए एक ही इंफॉर्मेशन, देखिए आरबीआई टू कोलैबोरेट विद इंडियन बैंक्स ऑन ब्लॉकचेन बेस्ड फाइनेंशियल प्रोजेक्ट। देखिए सर, आरबीआई ने भी ब्लॉकचेन पे सारे बैंक को लाने का डिसीजन बना लिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सारे बैंकों को अपने साथ ब्लॉकचेन पे लेके आ रही है, क्योंकि डेटा ज्यादा सिक्योर होगा। देखिए वही इंफॉर्मेशन दोबारा शेयर हुई है। आरबीआई ने मल्टी टॉप बैंक इंडियन बैंक के साथ में प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर दिया, यानी सारे बैंक हमारे ब्लॉकचेन पे आने वाले हैं। गवर्नमेंट की एक और संस्था IBIC, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन बैंक्स ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेटिव प्राइवेट लिमिटेड, ये गवर्नमेंट खुद लेके आ रही है और सारे बैंक्स को कोलैबोरेट करके ब्लॉकचेन पे लेके आ रही है। देखिए हाउ इंडियन बैंक्स आर लेवरिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, स्लाइड है, आप लोग इंफॉर्मेशन सारी गूगल पे आप खुद पढ़ लीजिएगा। मेटावर्स को लगभग सभी लोग जानते हैं, समझ भी गए होंगे। मैं शॉर्ट में बताना चाहूं, मेटावर्स का मतलब है जो 2D हम यूज कर रहे हैं आजकल व्हाट्सएप पे हम वीडियोस देख रहे हैं, 2D जो यूज कर रहे हैं ना, उसको 3D में कन्वर्ट करना। सिंपल शॉर्ट भाषा में समझना चाहे 2D जो है ना इंटरनेट, वो 3D में हो रहा है।
यानी व्हाट्सएप से जैसे आज हम किसी को वीडियो कॉल दुनिया के किसी भी देश कहीं भी जगह कर सकते हैं वीडियो कॉल को, वही वीडियो कॉल में हम प्रेजेंट हो जाएंगे, यानी हम उस जगह पहुंच जाएंगे। किसके थ्रू? मेटावर्स के थ्रू। उसके जरिए कितनी बड़ी अजीब बात है। आभासी दुनिया में। मेटावर्स मतलब आभासी दुनिया, जैसे सर ने हिंदी में उसको ट्रांसलेट किया। मेटावर्स मतलब आभासी दुनिया, ऐसी दुनिया जो कि वास्तविक में तो नहीं रहेगी लेकिन हमारे सारे काम करेगी। हम मेटावर्स पे कैसे जाएंगे? वीआर स्पेक्स पहन के। वीआर स्पेक्स का फुल फॉर्म है वर्चुअल रियलिटी स्पेक्स, यानी चश्मा, ऐसा चश्मा जो कि हम उसको पहनते ही हम मेटावर्स को देख पाएंगे और जहां हम जाना चाहें वहां पर जा पाएंगे। तो वीआर स्पेक्स के थ्रू आपको जानकारी हो या ना हो बताओ, मैं आपको देना चाहता हूं। 27,000 करोड़, 27,000 इंडियन रुपीस की बात कर रहा हूं, 27,000 करोड़ फेसबुक के मार्क जकरबर्ग ने एक कंपनी को दिया है उसका वीआर स्पेक्स बनाने के लिए। सोचिए फेसबुक किस लेवल पे प्लानिंग कर रहा है, वो पागल तो है नहीं। उसी का आ रहा है जी, उसका ही आ रहा है। फेसबुक का आ रहा है। नहीं ऐसा नहीं है, देखिए क्या होता है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है क्रिप्टो वर्ल्ड में। लेकिन सर कोई भी बन सकता है। हमारा प्रोजेक्ट सर उसने उससे पहल कर पहले दी है काम ना। ना ऐसा कुछ नहीं है सर। देखिए आप उसको अगर और डीप में स्टडी करेंगे आपका नॉलेज और एनहेंस होगा। मेटावर्स भी कई तरीके का, मेटावर्स की जो लेयर 1 प्रोजेक्ट है वो है आपका ये फेसबुक जो बना रहे हैं। एप्पल जो है ना सेकंड लेयर है, और हमारी जो एम कॉइन जो है, जो मीथर कम्युनिटी बना रही है, वो लेयर 3 लेयर 4 पे काम कर रही है, यानी कि बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट, बहुत ज्यादा, यानी हमारा एक्सपीरियंस फेसबुक से कई गुना ज्यादा होने वाला है, आप ऐसा समझ लीजिए। वन थिंग मोर सर, हमारा प्रोजेक्ट जो है इसके फेसबुक से पहले, मतलब उससे पहले लॉन्च हुआ और वो उस पर वर्क कर रहा है प्रोजेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। मेटावर्स मेटावर्स जो हमारा मीथर का जो मेटावर्स है उसको भी वीडियो में आपको दिखाऊंगा। हमारा मीथर का मेटावर्स को एक वीडियो, भले ही वो सभी बातें ना कर पाए, लेकिन मैं आपको उसके जरिए बताना चाहूंगा कि ब्लॉक मेटावर्स के जितने भी प्रोजेक्ट दुनिया में बन रहे हैं उसमें उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड के आपको उसके लेयर डिसाइड किया है। तो उस लेयर की अगर हम बात करें तो मेटावर्स जो मीथर क्रिएट कर रहा है वो लेयर 4, लेयर 3 और लेयर 4 का प्रोजेक्ट है। यानी कि आप टेक्नोलॉजी वाइज अगर बात करी जाए तो आज की करंट सिनेरियो में जो मेजर कंपनीज हैं जैसे कि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इन सब को टेक्नोलॉजी में हम लोग मैच करते हैं। यानी कि एप्पल जैसी कंपनी को भी हमारी मीथर टेक्नोलॉजी वाइज मैच कर रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक बार तालियां हो जाए मीथर के लिए, ये कोई अपने आप में छोटी बात नहीं है सर। एक तो पहले मेटावर्स ही अपने आप में बड़ा कॉन्सेप्ट है, मेटावर्स पे फेसबुक और एप्पल जैसी कंपनी को चैलेंज देना ये अपने आप में और बड़ी बात है। और हमारी NFTs भी सर 3D NFTs है। बिल्कुल। आप मीटर को जो लोग कम समझ रहे हैं या इसके कॉइन को, इसकी ताकत को नहीं समझ रहे हैं, उनके लिए बताना चाह रहा हूं। जो लोग आज के सेमिनार में आए हैं वो तो ठीक है, जो लोग नहीं आए हैं वो इस वीडियो के माध्यम से उन लोग तक मैं ये वीडियो की इंफॉर्मेशन, इसकी क्लिप भेजूंगा तो समझ पाएंगे वो। आइए इसको समझते हैं। ये वीडियो तो आपने देखा होगा, कुछ लोग नए हैं, एक बार मैं आपके सामने प्ले करूंगा। मेटावर्स का यूज We're gonna क्या have है an देखिए। astrophysicist in the family. Actually, I have to write this paper. Will you help me? Let's take a closer look. What part of the solar system are we talking about? Saturn. If you were taking astrophysics, you could study in the metaverse. Did you know the rings are made up of billions of icy particles?